नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न माध्यिका बहुलक से। यह सभी प्रश्न हर साल मासिक परीक्षा और फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव गणित में पूछे जाएंगे। तो देखिए, प्रश्न है P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है। P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो माध्य का सूत्र आप सभी जानते होंगे कि कुल आंकड़ों का योग, यानी कुल जितना संख्या दिया गया है सबको ऊपर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या होगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पर यानी कि P दिया है तो P प्लस Q प्लस R, यानी कि जितना आंकड़ा में संख्या दिया गया उन सभी को ऊपर में जोड़ देंगे और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो P प्लस Q प्लस R बटे 3 कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर में दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं और सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कितना है, 30। 30 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 9। 9 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 21। तो 21 कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिसर जब भी पूछे दोस्तों तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे में क्या कितना संख्या है, 1 2 3, तो नीचे में 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 2 1 3 3 6 बटे 3। अब इसे क्या करिए, कटा दीजिए, 3 दूना 6 यानी कि 2 आ गया। तो 2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। पूछा गया कि बार कि सम, तो सम संख्या 2 से शुरू होता है तो कितना संख्या, 4 संख्या लेना है। तो 2 प्लस सम संख्या लेना है तो 2 के बाद कितना आ जाएगा, 4 प्लस फिर पहुंच जाएगा 6 होगा, प्लस फिर 6 के बाद क्या आ जाएगा, 6 के बाद 7 में होगा 8 हो जाएगा। अब कितना संख्या है, अब इसको जोड़ दीजिए। संख्या कितना है लिखिए नीचे में, 1 2 3 4, तो 4 संख्या नीचे में लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो 8 2 10 और 10 16 16 4 20, यानी कि 20 बटे 4। तो 5 चौके 20 कट जाएगा, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, जो कि जितना आंकड़ा मिला हमको उतना जोड़ दिया, नीचे में जितना संख्या था उतना से भाग दे दिए तो 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अभी तुरंत ये हो चुका है। ऐसा ही आंकड़े 8 10 15 16 5 25 30 का परिसर पूछा गया ना कि क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे और सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपका, इनमें से कितना है, 6। सबसे छोटी संख्या 6 है तो 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका, 6 घटाएंगे, इसमें 6 है ना सबसे छोटी संख्या, हाँ 6 नहीं 5 है,
5 है, सबसे छोटी संख्या कितना है 5, तो 5 इसमें घटाएंगे, तो 5 घटा देंगे कितना बच जाएगा 25, आपका 25। परिसर जब भी पूछे तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए आंकड़ों में से और सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, तो 25 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। आंकड़े 8, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का परिसर होगा। तो परिसर समझ गए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है 25 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यहाँ से प्रश्न है 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे छोटी संख्या को पकड़िए और सजा दीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो 2 है, 2 के बाद फिर 3 है, 2 के बाद फिर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद कितना आएगा 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5, 5, 5 के बाद और कोई संख्या है, हाँ 8 आ जाएगा डायरेक्ट, तो 8 आ गया। यानी कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो पांचों लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या लिख लिए। अब देखिए सजा कर लिख दिया, यानी कि छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में लिख दिया सबको। अब एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका होगा। तो बीच में कितना बच गया आपका 4, ये आपका माध्यिका हो गया 4। अगर 2 संख्या मिलता तो दोनों को जोड़ से फिर भाग दे देते हैं 2 से। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर बी सही है, माध्यिका 4 होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही माध्यिका है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो क्या करेंगे, शुरू से छोटी संख्या पकड़ेंगे और सबको बैठा देंगे बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर 1 लिखाएगा, उसके बाद फिर 2 लिखाएगा, 2 है ये, उसके बाद फिर कितना लिखाएगा 3 भी है, 3 लिखा जाएगा, 4 है 4 भी लिखा जाएगा, 5 है 5 भी लिखा जाएगा, 6 है 6 भी लिखा जाएगा, 7 है 7 भी लिखा गया। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या था। तो यहाँ लगातार 7 संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो बीच में बच गया फिर आपका 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 हो जाएगा। यानी कि जब भी माध्यिका पूछे तो जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में बैठा दीजिए और दोनों तरफ से एक को काट दीजिए, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 को बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न फिर वही है, माध्यिकाएं हैं 2, 6, 5, 4, 3, 1 की माध्यिका होगी। तो शुरू से बैठाइए, पहले क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 भी है 3 आएगा, 5 है 5 भी आएगा, 6 है 6 भी आ जाएगा, और फिर 7 नहीं है, कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या था। चलिए बैठा दिए, तो एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, तो बीच में क्या बच गया आपका 3, तो 3 यानी कि आपका 3 बच गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और कुछ लगता है छूट रहा था क्या, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 छूट रहा था, रुकिए फिर से बैठाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, ठीक है। अब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बच गया आपके बार 2 गो, तो कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ देंगे, यानी कि 4, 3, 7 हो गया, तो 7 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा ये 3.5, 3.5 हो जाएगा, 3.5। 2 संख्या बचे तो दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3.5, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, फिर माध्यिका ही है 6, 4, 9, 3, 5, 8 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो चलिए बैठाइए, तो सबसे छोटी संख्या पकड़िए, सबसे छोटी संख्या कितना आपका 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7 नहीं है 8 आ जाएगा।
कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 एक हुआ, कोई छूट रहा है, क्या छूट रहा है, 9 आ जाएगा आपका, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, फिर आपका 2 बच गया, यानी कि 2 संख्या आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा तब, 6 5 जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 11 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 11 में 2 से भाग देंगे तो 5.5, 11 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5, 5.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। माध्यिका में छोटी संख्या पकड़ के लगातार बढ़ते क्रम में बैठा देते हैं, दोनों तरफ से काट देते हैं, अगर एक संख्या जो बचता है वही आंसर होता है माध्यिका, अगर 2 बच जाता है तो दोनों संख्या को जोड़ के भाग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर बच गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3 5 4 3 2 3 1 5 का बहुलक है, तो बहुलक है तो सबसे ज्यादा बार क्या नजर आ रहा है, 3, 1 2 3 4 बार 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जो ज्यादा बार है वही बहुलक होगा। फिर है कितना, 2 3 4 3 5 3 1 2 3, तो निम्नलिखित में कौन सा बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी 3 ज्यादा आ रहा है, 3। अगला देखिए, फिर बहुलक ही पूछा गया, तो इसमें सबसे ज्यादा बार बहुलक क्या है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे ज्यादा बार 5 है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें देखिए, फिर इसमें भी सबसे ज्यादा बार क्या है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 हो जाएगा। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए कोटि, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी कोटि और भुज दोनों, ऑप्शन डी सभी उत्तर सत्य है। एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज, ऑप्शन नंबर बी से यह भुज कहते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में आपको इस तरह से प्रश्न मिलता है, जैसे कि मान लिया जाए कि -3, 4 है, तो पहले जो होता है x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है, तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को कहते हैं कोटि, याद रखिएगा, पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है, जब भी दोस्तों y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, और अगर पूछ दिया जाए कि x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, तो हो जाएगा आपका y बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है, तो x अक्ष का, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, A के निर्देशांक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हो जाएगा क्या, 0, -4, 0, -4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है, तो कोटि पूछा गया है, तो अभी तुरंत बताएं आपको कि x और y को मान के चलते हैं, x की जगह पे कुछ भी संख्या आ सकता है, y की जगह पे कुछ भी संख्या आ जा सकता है, तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, कोटि, तो दूसरा वाला यहाँ पे है -4, यानी कि कोटि -4 हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कोटि, तो -4 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कोटि पूछे तो -4, क्योंकि दूसरा वाला होगा, पहले वाला भुज कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कोई बिंदु 4, 0 किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, तो
एक्स अक्ष पर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स अक्ष पर। बिंदु 4,3 किस पाद में है? बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो प्रथम पाद में। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इसे याद रखिए, ये हो गया आपका ऊपर y, ये भी हो गया आपका y, ये हो गया x, ये हो गया आपका x। तो पहला जो है ये आपका पहला है, तो पहला क्या होता है आपका प्लस प्लस, पहला क्या होता है प्लस प्लस। तो यहाँ पे दोनों क्या है प्लस है, इसलिए ये प्रथम आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा होता है फिर माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस, याद रखिएगा तीसरा माइनस माइनस, और चौथा आ जाता है प्लस माइनस। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में क्या होता है प्लस माइनस। ये याद रखिएगा। इसी में जितने भी पाठ पूछे या किस चतुर्थांश में, तो इसी से बनेगा आपका। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है कोई बिंदु 0,6 किसी तल में है तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी? तो y अक्ष पर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूर उस बिंदु का कहलाती है, यानी x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो x के बाद क्या होता है y, और y को क्या कहते हैं कोटि। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8,-9 में कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान पूछा गया इसमें, यानी पहले वाला क्या कहलाता है भुज, और दूसरा वाला क्या कहलाता है कोटि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -9, ये कोटि है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदुएं -4,3 किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी 2 में होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं कि इस तरह से पहले जो होता है आपका, पहला जो होता है प्लस प्लस, और दूसरा होता है माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, यानी कि -4,3 है, यानी कि दूसरा वाला है। ये होता है आपका पहला, ये होता है आपका तीसरा, और ये होता है आपका चौथा। तो देखिए अगला प्रश्न। अब प्रश्न है बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ भी देख रहे हैं आप क्या कि पहले प्लस है फिर माइनस है, तो ये वाला किस में आता है आपका चतुर्थ में आता है, चतुर्थ में, यानी कि चतुर्थ चौथा पद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लस पहले दिया गया, इसमें प्लस छुपा हुआ है, यह माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आता है चतुर्थ में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है -4, -6 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस किस में आता है तृतीय में, माइनस माइनस किस में आता है तृतीय में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका तृतीय चतुर्थांश में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से मूल बिंदु के नियमांक कौन है? मूल बिंदु पूछा गया है, तो मूल बिंदु होता है 0 0, मूल बिंदु होता है 0 0, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। x बराबर पूछे तो y, और y बराबर पूछे तो x हो जाए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है? तो माइनस माइनस किस में आता है तृतीय में आता है, माइनस माइनस तृतीय में आता है, और प्लस प्लस किस में आता है प्रथम में, और
माइनस प्लस किस में आता है? द्वितीय में, और प्लस माइनस आता है चतुर्थ में। तो यहाँ माइनस माइनस है, यानी कि तीसरा हो जाएगा, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय पाद में है, तृतीय पाद में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदु 6-5 का x नियमांक है। बिंदु 6, -5 का x नियमांक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि x होता है पहले वाला, दूसरा होता है y। x नियमांक या x निर्देशांक पहले वाला, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। x नियमांक x है यहाँ पे, तो x पूछा गया तो 6 हो जाएगा पहले वाला, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। तो दोस्तों ये दूरी मूल बिंदु से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है बिंदु 6, -5 का भुज है। तो भुज पूछा गया है, भुज यानी कि पहले वाला भुज, दूसरे वाला कोटि, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित हैं। तो दोनों अवस्थित हैं x अक्ष के एक ओर, x अक्ष के एक ओर, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो x अक्ष के एक ओर आएगा। प्रश्न है बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है? तो दोनों माइनस माइनस में है, यानी तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय में है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों आता है तृतीय में, तो दोनों माइनस है, तो तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है। पाई का मान त्रिकोणमिति में बहुत क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री, ऑप्शन डी 270 डिग्री। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी अगर सोचे थे तो बिल्कुल सही है। यह त्रिकोणमिति में आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे साइन दे देगा, पाई बटे यहाँ पर 3 दे देगा, तो इस तरह से आपका 2 नंबर से प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो पाई का मान होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में, याद रखिएगा, पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दिए गए आंकड़े 1,0,5 का माध्य है। तो माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल आंकड़ा ऊपर में जितना दिया गया है उन सभी को जोड़ देंगे, 1 + 0 + 5, यानी कि आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। तो क्या संख्या है? 1 2 3, तो 3 संख्या नीचे लिख देंगे। अब जोड़ दीजिए, 0 + 5 तो 5 ही होगा, 5 + 1 6, यानी कि 6 बटे आपका 3 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6, तो आपका माध्य हो गया 2। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, 2 इसका माध्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन ए
एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक वृत्त ले रहे हैं, यह एक वृत्त ले लिए और अब इस पे देखते हैं कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये रहा एक स्पर्श रेखा खींच दिए इस तरह से, और फिर इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींच दिए, फिर इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींच दिए। थोड़ा अंदर चल गया लेकिन स्पर्श रेखाएं समझिएगा जैसे लिखे उधर किए हैं, ये भी हो गया, फिर इधर से भी कर सकते हैं, यानी कि अनंत होगा, बहुत सारा खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे अनेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनेक रेखा खींची जा सकती है। अगर यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर देता कि किसी वृत्त पर एक बिंदु, किसी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो उसमें होगा सिर्फ 2। एक बिंदु से, जैसे देखिए एक बिंदु यहां से है, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग क्या हुआ रहता, यानी किसी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब इस प्रश्न का उत्तर होगा 2। देखिए एक बिंदु, जैसे कि यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इस बिंदु से, यह एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो याद रखिए 2 ही खींचा जाएगा स्पर्श रेखा, एक इधर से हो गया और एक इधर से हो जाएगा। तो एक बिंदु से पूछेगा तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर पूछ दिया जाए डायरेक्ट कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनेक खींची जा सकती है। और अगर यहाँ पर लिख देगा कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2, जैसे कि यहाँ एक बिंदु से 2 रेखा स्पर्श खींच लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका अनेक। और एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। और डायरेक्ट पूछे किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए, तो अनंत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो √3 परिमेय संख्या नहीं हो सकता क्योंकि यह रूट के अंदर है। और फिर सी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं होगा क्योंकि जब भी 4 तो परिमेय संख्या है, लेकिन जब परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, भाग लगे, गुना हो, तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। जैसे 4 + √5, तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय संख्या ही कर देगा। जैसे 3 - √7, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुट रहा है। तो याद रखिएगा किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, भाग लगे या गुना हो तो उसे अपरिमेय संख्या ही कर देता है। तो आप यहाँ पर देखें कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा और ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ये √2 और ये √2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका 2। तो 2 तो न्याय कुछ तो नीचे एक छुपा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ये जो है कि परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 2√2 बटे √2, ये √2 कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बहुत ही
अच्छा, तो प्रश्न देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका जो है कि कर्ण हुआ, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया, यानी कि ये P हो गया, ये H हो गया और ये आपका B हो गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और यहाँ पे थीटा रख रहे हैं, जो कि सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार होगा। तो इसमें कहा है कि कर्ण ई वाला है, कर्ण ये वाला है, तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो P² प्लस B² के बराबर है। तो इसका सिद्धांत दिया था पाइथागोरस ने, पाइथागोरस प्रमेय ने, पाइथागोरस ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक घात वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाले बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, रैखिक बहुपद। अगला प्रश्न है इसी में, त्रिघात बहुपद का वैकल्पिक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का वैकल्पिक रूप है। देखिए, अगर जिस प्रश्न में शुरू में जो इस मतलब पावर रहेगा तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक, जितना भी घात रहेगा उतना कहा जाता है, लेकिन उसमें उतना पद भी रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। त्रिघात बहुपद का वैकल्पिक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि भारी है, लेकिन बिल्कुल यह प्रश्न भारी नहीं है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए जिसका कि आपको डिग्री का मान्य याद नहीं है और इस तरह से प्रश्न बना हो, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 38 प्लस 52 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है तो समझिए उसका मान कितना होता है? एक मान होता है। और आपको 2 पहले से है, 2 पहले से है, तो ये गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? तब 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, 2 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। तो एक ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 होता है। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं। देखिए, एपी क्या होता है? एपी जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट 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 चलते रहिए। तो इसके बीच में जो अंतर है, 1 का अंतर है, इसके बीच में भी 1 का अंतर है, इसके बीच में भी 1 का अंतर है, इसके बीच में भी 1 का अंतर है, ऐसे ऐसे जाते रहेगा। तो यह एक एपी है। अगर समान अंतर एक दूसरे के बीच में आ रहा है तो समझिए एपी है। जैसे और कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है।
इसके बीच में भी 2 का अंतर है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है। तो इसको एपी में कहा जाता है सार्व अंतर या पद्मांतर, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ सार्व अंतर रहेगा तो सार्व अंतर लगाइएगा, अगर पद्मांतर होगा तो यह भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी सार्वसम आकृतियां होती है, सभी सार्वसम आकृतियां होती है समरूप। ऑप्शन नंबर सी सही है, समरूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है √3/√12 एक संख्या है, तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि √3/√12 है तो ये कट जाएगा 4 बार में, 3 चौके 12, यानी रूट अंडर जो होगा 4 होगा। जब रूट अंडर 4 होगा तो 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि 1/2 होगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये कट जाएगा 4 बार में तो रूट अंडर 4 आएगा। जब रूट अंडर 4 आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण का आलेख होता है, रैखिक समीकरण का आलेख होता है सरल रेखा में। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरल रेखा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr²। ऑप्शन नंबर बी सही है, πr² होगा। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोटि, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी कोटि और भुज दोनों, ऑप्शन डी सभी उत्तर सत्य है। एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज, ऑप्शन नंबर बी सही है, भुज कहते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में आपको इस तरह से प्रश्न मिलता है, जैसे कि मान लिया जाए कि -3,4 है, तो पहले जो होता है x होता है और दूसरा क्या होता है y होता है। तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को कहते हैं कोटि। याद रखिएगा, पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है। जब भी दोस्तों y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। और अगर पूछ दिया जाए कि x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, तो हो जाएगा आपका y बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है? तो x अक्ष का, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, A के निर्देशांक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हो जाएगा क्या 0, -4, 0, -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है। तो कोटि पूछा गया है, तो अब तुरंत बताएं आपको कि x और y को मान के चलते हैं। x की जगह पे कुछ भी संख्या आ सकता है, y की जगह पे कुछ भी संख्या आ जा सकता है। तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को क्या कहते हैं कोटि। तो दूसरा वाला यहाँ पे है -4, यानी कि कोटि -4 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कोटि, तो -4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कोटि पूछे तो -4, क्योंकि दूसरा वाला होगा, पहले वाला भुज कहलाता है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कोई बिंदु 4,0 किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है? तो एक्स अक्ष पर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स अक्ष पर। बिंदु 4,3 किस पाद में है? बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो प्रथम पाद में, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इसे याद रखिए, ये हो गया आपका ऊपर y, ये भी हो गया आपका y, ये हो गया x, ये हो गया आपका x। तो पहला जो है ये आपका पहला है, तो पहला क्या होता है आपका प्लस प्लस, पहला क्या होता है प्लस प्लस, तो यहाँ पे दोनों क्या है प्लस है, इसलिए ये प्रथम आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा होता है फिर माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस, याद रखिएगा तीसरा माइनस माइनस, और चौथा आ जाता है प्लस माइनस। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में क्या होता है प्लस माइनस। ये याद रखिएगा, इसी में जितने भी पाठ पूछे या किस चतुर्थांश में, तो इसी से बनेगा आपका। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न है कोई बिंदु 0,6 किसी तल में है तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी? तो y अक्ष पर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूर उस बिंदु का कहलाती है, यानी x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो x के बाद क्या होता है y, और y को क्या कहते हैं कोटि, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8,-9 में कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान पूछा गया इसमें, यानी पहले वाला क्या कहलाता है भुज, और दूसरा वाला क्या कहलाता है कोटि, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -9, ये कोटि है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदुएं -4,3 किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी 2 में होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं कि इस तरह से पहले जो होता है आपका, पहला जो होता है प्लस प्लस, और दूसरा होता है माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, यानी कि -4,3 है, यानी कि दूसरा वाला है। ये होता है आपका पहला, ये होता है आपका तीसरा, और ये होता है आपका चौथा। तो देखिए अगला प्रश्न, अब प्रश्न है बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ भी देख रहे हैं आप क्या कि पहले प्लस है फिर माइनस है, तो ये वाला किस में आता है आपका चतुर्थ में आता है, चतुर्थ में, यानी कि चतुर्थ चौथा पद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लस पहले दिया गया, इसमें प्लस छुपा हुआ है, यह माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आता है चतुर्थ में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है -4, -6 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस किस में आता है तृतीय में, माइनस माइनस किस में आता है तृतीय में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका तृतीय चतुर्थांश में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मूल बिंदु के नियमांक कौन है? मूल बिंदु पूछा गया है, तो मूल बिंदु होता है 0, 0, मूल बिंदु होता है 0, 0, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। x बराबर पूछे तो y, और y बराबर पूछे तो x होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है
बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है? तो माइनस माइनस किस में आता है? तृतीय में आता है। माइनस माइनस तृतीय में आता है। और प्लस प्लस किस में आता है? प्रथम में। और माइनस प्लस किस में आता है? द्वितीय में। और प्लस माइनस आता है चतुर्थ में। तो यहाँ माइनस माइनस है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही है। तृतीय पाद में है, तृतीय पाद में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदु 6 - 5 का x नियमांक है। बिंदु 6, -5 का x नियमांक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि x होता है पहले वाला, दूसरा होता है y। x नियमांक या x निर्देशांक पहले वाला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। x नियमांक x है यहाँ पे, तो x पूछा गया तो 6 हो जाएगा पहले वाला। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। तो दोस्तों ये दूरी मूल बिंदु से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है बिंदु 6, -5 का भुज है। तो भुज पूछा गया है। भुज यानी कि पहले वाला भुज, दूसरे वाला कोटि। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित हैं। तो दोनों अवस्थित हैं x अक्ष के एक ओर, x अक्ष के एक ओर। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो x अक्ष के एक ओर आएगा। प्रश्न है बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है? तो दोनों माइनस माइनस में है, यानी तृतीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय में है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों आता है तृतीय में, तो दोनों माइनस है, तो तृतीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माध्य का सूत्र आप सभी जानते होंगे कि कुल आंकड़ों का योग, यानी कुल जितना संख्या दिया गया है सबको ऊपर में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या होगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पर यानी कि P दिया है, तो P प्लस Q प्लस R, यानी कि जितना आंकड़ा में संख्या दिया गया उन सभी को ऊपर में जोड़ देंगे, और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो P प्लस Q प्लस R बटे 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर में दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं और सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कितना है? 30। 30 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 9। 9 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? 21। तो 21 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिसर जब भी पूछो दोस्तों तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, यानी कि 1 प्लस
2 प्लस 3 बटे में क्या कितना संख्या है 1 2 3, तो नीचे में 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 2 1 3 3 6, 6 बटे 3। अब इसे क्या करिए कटा दीजिए, 3 दूना 6 यानी कि 2 आ गया। तो 2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। पूछा गया कि यार कि सम, तो सम संख्या 2 से शुरू होता है, तो कितना संख्या 4 संख्या लेना है, तो 2 प्लस सम संख्या लेना है, तो 2 के बाद कितना आ जाएगा 4 प्लस फिर 5 जाएगा 6 होगा, प्लस फिर 6 के बाद क्या आ जाएगा, 6 के बाद 7 में होगा 8 हो जाएगा। अब कितना संख्या है, अब इसको जोड़ दीजिए, संख्या कितना लिखिए नीचे में 1 2 3 4, तो 4 संख्या नीचे में लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो 8 2 10 और 10 16 16 4 20, यानी कि 20 बटे 4, 20 बटे 4, तो 5 चौके 20 कट जाएगा, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, जो कि जितना आंकड़ा मिला हमको उतना जोड़ दिया, नीचे जितना संख्या था उसमें से भाग दे दिए, तो 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए अभी तुरंत ये हो चुका है, ऐसा ही आंकड़े 8 10 15 16 5 25 30 का परिसर, परिसर पूछा गया है कि क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे और सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपका, इनमें से कितना है 6, सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका 6 घटाएंगे, इसमें 6 है ना सबसे छोटी संख्या, हाँ 6 नहीं 5 है, 5 है सबसे छोटी संख्या कितना है 5, तो 5 इसमें घटाएंगे, तो 5 घटा देंगे कितना बच जाएगा 25, आपका 25। परिसर जब भी पूछे तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए आंकड़ों में से और सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, तो 25 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। आंकड़े 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर होगा, तो परिसर समझ गए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है 25 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यहाँ से प्रश्न है 5 3 8 2 4 की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे छोटी संख्या को पकड़िए और सजा दीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो 2 है, 2 के बाद फिर 3 है, 2 के बाद फिर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद कितना आएगा 4 आएगा, 4 के बाद 5 5 5 5 के बाद और कोई संख्या है, हाँ 8 आ जाएगा डायरेक्ट, तो 8 आ गया, इन कितना संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 लिख लिए, 1 2 3 4 5 संख्या लिख लिए। अब देखिए सजा कर लिख दिया, यानी कि छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में लिख दिया सबको। अब एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका होगा। तो बीच में कितना बच गया आपका 4, ये आपका माध्यिका हो गया 4। अगर 2 संख्या मिलता तो दोनों को जोड़ से फिर भाग दे देते हैं 2 से। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर बी सही है, माध्यिका 4 होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही माध्यिका है 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। तो क्या करेंगे, शुरू से छोटी संख्या पकड़ेंगे और उस सबको बैठा देंगे बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर 1 लिखाएगा, उसके बाद फिर 2 लिखाएगा, 2 है ये, उसके बाद फिर कितना लिखाएगा 3 भी है, 3 लिखा जाएगा, 4 है 4 भी लिखा जाएगा, 5 है 5 भी लिखा जाएगा, 6 है 6 भी लिखा जाएगा, 7 है 7 भी लिखा गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 संख्या था। तो यहाँ लगातार 7 संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो बीच में बच गया फिर आपका 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 हो जाएगा।
यानी कि जब भी माध्यिका पूछे तो जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में बैठा दीजिए और दोनों तरफ से को काट दीजिए। जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 को बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न फिर वही है, माध्यिकाएं हैं 2, 6, 5, 4, 3, 1 की माध्यिका होगी। तो शुरू से बैठाइए। पहले क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 भी है 3 आएगा, 5 है 5 भी आएगा, 6 है 6 भी आ जाएगा, और फिर 7 नहीं है। कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या था। चलिए बैठा दिए। तो एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, तो बीच में क्या बच गया आपका 3। तो 3 यानी कि आपका 3 बच गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, और कुछ लगता है छूट रहा था क्या। 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 छूट रहा था, रुकिए फिर से बैठाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, ठीक है। अब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बच गया आपके बार 2 गो। तो कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ देंगे, यानी कि 4, 3, 7 हो गया। तो 7 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा ये 3.5, 3.5 हो जाएगा, 3.5। 2 संख्या बचे तो दोनों का आपस में जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3.5। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बी, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। फिर माध्यिका ही है 6, 4, 9, 3, 5, 8 की माध्यिका ज्ञात करिए। चलिए बैठाइए। तो सबसे छोटी संख्या पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कितना आपका 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7 नहीं है 8 आ जाएगा। कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 होगा, कोई छूट रहा है, क्या छूट रहा है, 9 आ जाएगा आपका, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, फिर आपका 2 बच गया, यानी कि 2 संख्या आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा तब 6, 5 जोड़ देंगे, 6, 5 11 हो जाएगा। 11 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 11 में 2 से भाग देंगे तो 5.5। 11 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5.5, 5.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। माध्यिका में छोटी संख्या पकड़ के लगातार बढ़ते क्रम में बैठा देते हैं, दोनों तरफ से काट देते हैं। अगर एक संख्या जो बचता है वही आंसर होता है माध्यिका। अगर 2 बच जाता है तो दोनों संख्या को जोड़ के भाग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर बच गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 5 का बहुलक है। तो बहुलक है तो सबसे ज्यादा बार क्या नजर आ रहा है 3, 1, 2, 3, 4 बार 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो ज्यादा बार है वही बहुलक होगा। फिर है कितना 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3, तो निम्नलिखित में कौन सा बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी 3 ज्यादा आ रहा है 3। अगला देखिए। फिर बहुलक ही पूछा गया तो इसमें सबसे ज्यादा बार बहुलक क्या है 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे ज्यादा बार 5 है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें देखिए, फिर इसमें भी सबसे ज्यादा बार क्या है 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 हो जाएगा। पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है। पाई का मान त्रिकोणमिति में बहुत क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री, ऑप्शन डी 270 डिग्री। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी अगर सोचे थे तो बिल्कुल सही है। यह त्रिकोणमिति में आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे साइन दे देगा पाई बटे यहाँ पर 3 दे देगा, तो इस तरह से आपका
2 नंबर से प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो पाई का मान होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। याद रखिएगा, पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, दिए गए आंकड़े 1,0,5 का माध्य है। तो माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल आंकड़ा ऊपर में जितना दिया गया है उन सभी को जोड़ देंगे। 1 + 0 + 5 यानी कि आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। तो क्या संख्या है? 1 2 3, तो 3 संख्या नीचे लिख देंगे। अब जोड़ दीजिए 0 + 5, तो 5 ही होगा। 5 + 1 6 यानी कि 6 बटे आपका 3 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6, तो आपका माध्य हो गया 2। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, 2 इसका माध्य होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक वृत्त ले रहे हैं, यह एक वृत्त ले लिए और अब इस पे देखते हैं कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये रहा एक स्पर्श रेखा खींच दिए इस तरह से, और फिर इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींच दिए, फिर इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींच दिए। थोड़ा अंदर चल गया लेकिन स्पर्श रेखाएं समझिएगा, जैसे लिखे उधर किए हैं, ये भी हो गया। फिर इधर से भी कर सकते हैं, यानी कि अनंत होगा, बहुत सारा खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे अनेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनेक रेखा खींची जा सकती है। अगर यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर देता कि किसी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो उसमें होगा सिर्फ 2। एक बिंदु से, जैसे देखिए एक बिंदु यहां से है, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग क्या हुआ रहता, यानी किसी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब इस प्रश्न का उत्तर होगा 2। देखिए, एक बिंदु, जैसे कि यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इस बिंदु से, यह एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो याद रखिए 2 ही खींचा जाएगा स्पर्श रेखा। एक इधर से हो गया और एक इधर से हो जाएगा। तो एक बिंदु से पूछेगा तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर पूछ दिया जाए डायरेक्ट कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनेक खींची जा सकती है। और अगर यहाँ पर लिख देगा कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2, जैसे कि यहाँ एक बिंदु से 2 रेखा स्पर्श खींच लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका अनेक। और एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। और डायरेक्ट पूछे किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए, तो अनंत। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो √3
परिमेय संख्या नहीं हो सकता क्योंकि यह रूट के अंदर है। और फिर सी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं होगा क्योंकि जब भी 4 तो परिमेय संख्या है, लेकिन जब परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, भाग लगे, गुना हो तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। जैसे 4 प्लस √5, तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय संख्या ही कर देगा। जैसे 3 माइनस √7, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुट रहा है। तो याद रखिएगा, किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, भाग लगे या गुना हो तो उसे अपरिमेय संख्या ही कर देता है। तो आप यहाँ पर देखें कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा और ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ये √2 और ये √2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका 2। तो 2 तो न्यायिक कुछ नीचे 1 छुपा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ये जो है कि परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 2√2 बटे √2, ये √2 कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बहुत ही अच्छा। तो प्रश्न देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका जो है कि कर्ण हुआ, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया, यानी कि ये P हो गया, ये H हो गया और ये आपका B हो गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और यहाँ पे थीटा रख रहे हैं जो कि सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार होगा। तो इसमें कहा है कि कर्ण ई वाला है, कर्ण ये वाला है, तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तो p² प्लस b² के बराबर है। तो इसका सिद्धांत दिया था पाइथागोरस ने, पाइथागोरस प्रमेय ने, पाइथागोरस ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक घात वाले बहुपद कहलाता है, एक घात वाले बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, रैखिक बहुपद। अगला प्रश्न है इसी में, त्रिघात बहुपद का व्याकाप रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्याकाप रूप है। देखिए, अगर जिस प्रश्न में शुरू में जो इस मतलब पावर रहेगा तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक, जितना भी घात रहेगा उतना कहा जाता है, लेकिन उसमें उतना पद भी रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। त्रिघात बहुपद का व्याकाप रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि भारी है, लेकिन बिल्कुल यह प्रश्न भारी नहीं है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए जिसका कि आपको डिग्री का मान्य याद नहीं है और इस तरह से प्रश्न बना हो, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 38 प्लस 52 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है तो समझिए उसका मान कितना होता है?
एक मन होता है, और आपको 2 पहले से है, 2 पहले से है, ये गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका तब 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर जो है ये सी बिल्कुल सही है, 2 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है, तो एक ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 होता है। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं। देखिए एपी क्या होता है, एपी जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट 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 चलते रहिए। तो इसके बीच में जो अंतर है, एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है, ऐसे ऐसे जाते रहेगा, तो यह एक एपी है। अगर समान अंतर एक दूसरे के बीच में आ रहा है तो समझिए एपी है। जैसे और कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है। तो इसको एपी में कहा जाता है सार्व अंतर या पद्मांतर, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ सार्व अंतर रहेगा तो सार्व अंतर लगाइएगा, अगर पद्मांतर होगा तो यह भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी सार्वसम आकृतियां होती है। सभी सार्वसम आकृतियां होती है समरूप। ऑप्शन नंबर सी सही है, समरूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है √3/√12 एक संख्या है, तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि √3/√12 है, तो ये कट जाएगा 4 बार में, 3 चौके 12, यानी रूट अंडर जो होगा 4 होगा। जब रूट अंडर 4 होगा तो 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि 1/2 होगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये कट जाएगा 4 बार में, तो रूट अंडर 4 आएगा। जब रूट अंडर 4 आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण का आलेख होता है। रैखिक समीकरण का आलेख होता है सरल रेखा में। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरल रेखा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। ऑप्शन नंबर बी सही है, पाई r² होगा।